हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक रहेगा हमारा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या चीज़ होती है और हम इसे कैसे बनाते हैं। तो नॉर्मली हमने ये चीज़ पहले भी डिस्कस की है कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो भी कैश और बैंक से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन जो है वो कैश बुक में रिकॉर्ड की जाती है। सो जो कैश बुक है वो सर्व द पर्पज ऑफ बोथ कैश अकाउंट एंड द बैंक अकाउंट, यानी कि जो कैश बुक है वो आपके बैंक अकाउंट का भी काम करती है और कैश अकाउंट का भी काम करती है। एंड शोज द बैलेंसेस ऑफ बोथ एट द एंड ऑफ पीरियड, यानी कि मंथ के एंड में जो दोनों बैलेंसेज हैं, मतलब कैश अकाउंट का बैलेंस भी और बैंक अकाउंट का बैलेंस भी जो है वो कैश बुक आपकी शो करती है। वंस द कैश बुक हैज बीन बैलेंस, यानी कि जब हम कैश बुक का बैलेंस कैलकुलेट करते हैं एट द एंड ऑफ द पीरियड, इट इज यूजुअल टू चेक इट्स डिटेल विद द रिकॉर्ड ऑफ फर्म्स बैंक ट्रांजेक्शंस, यानी कि हम इसमें जो फर्म्स के बैंक की जितनी भी ट्रांजेक्शंस हैं उसकी भी डिटेल हम चेक करते हैं। तो किस लिए चेक करते हैं? इसके लिए टू एंश्योर दिस चेक द कैशियर नीड टू एंश्योर दैट द कैश बुक इज कम्प्लीटली अप टू डेट, यानी कैश बुक जो कैशियर है वो इंश्योर करता है कि जो आपकी कैश बुक है वो कम्प्लीटली अप टू डेट है। किस तरीके से कि जितनी वो बैंक की ट्रांजेक्शन की जो है उस डिटेल को भी वो चेक करता है। तो बैंक की ट्रांजेक्शन की डिटेल हम किस तरीके से चेक करते हैं? इसके लिए जो है ए रिसेंट बैंक स्टेटमेंट और ए बैंक पासबुक हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बैंक। बैंक की ट्रांजेक्शन्स के रिकॉर्ड को चेक करने के लिए एक बैंक की स्टेटमेंट या बैंक की पासबुक जो है वो बैंक से ली जाती है। A bank statement or bank passbook is a copy of bank account as shown by the bank records, यानी कि जो भी बैंक के रिकॉर्ड में उस अकाउंट की जितनी भी डिटेल होती है वो आपके बैंक स्टेटमेंट में, या हम उसको बैंक पासबुक बोलते हैं, उसके अंदर सारी की सारी वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। दिस इज प्रोवाइडेड बाय द बैंक टू द कस्टमर, जो बैंक पासबुक है वो बैंक के द्वारा कस्टमर को प्रोवाइड की जाती है टू चेक देयर फंड्स इन द बैंक, यानी कि बैंक में उनके कितने फंड्स हैं, एंड अपडेट देयर रिकॉर्ड्स, ताकि वो अपने रिकॉर्ड्स को जो है वो अपडेट कर सके। सो द अमाउंट ऑफ बैलेंस शोन इन पासबुक और बैंक स्टेटमेंट मस्ट टैली विद द बैलेंस शोन इन द कैश बुक, यानी कि बैंक के अंदर सारी की सारी वही ट्रांजेक्शन्स आएंगी ना कि जो कि आपने कैश बुक के बैंक कॉलम में ली है। तो इस कारण से क्या होता है कि हम ये इंश्योर करते हैं कि जो बैंक की पासबुक है उसका जो बैलेंस है और जो कैश बुक का बैलेंस है वो जो है आपस में टैली करना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली हम जब इस चीज को टैली करते हैं सो देयर इज यूजुअली फाउंड टू बी डिफरेंट, यानी कि उन दोनों के अंदर जो है एक डिफरेंस होता है। हेंस इट हैज टू बी फाइंड आउट द कॉजेज ऑफ सच डिफरेंस, यानी कि हमें ये पता करना होता है कि ये जो है डिफरेंस किस कारण से है। बैंक स्टेटमेंट एंड पासबुक शो ऑल डिपॉजिट इन क्रेडिट्स कॉलम एंड विड्रॉ इन द डेबिट कॉलम, यानी कि जो बैंक की पासबुक है उसके अंदर जितना भी हम डिपॉजिट करवाएंगे वो क्रेडिट कॉलम में शो करता है और जितना हम विड्रॉ करेंगे वो डेबिट कॉलम में शो करेगा। ये मतलब कैश बुक का रिवर्स होता है। अगर यदि आप कैश बुक में देखेंगे तो कैश बुक में जो भी आप बैंक में जमा करवाएंगे वो डेबिट साइड में होता है और जो विड्रॉ करेंगे वो क्रेडिट साइड में होता है। तो इसका रिवर्स जो है आपकी बैंक की पासबुक होती है। बैंक की पासबुक में जो आप जमा करवाएंगे वो क्रेडिट कॉलम में होगा और बैंक से जो विड्रॉ करेंगे वो आपका डेबिट कॉलम में होगा। तो इसलिए क्या होगा कि इफ डिपॉजिट एक्सीड द विड्रॉ इट शोज ए क्रेडिट बैलेंस, यानी कि अगर यदि आपने ज्यादा जमा करवा रखा है तो क्रेडिट बैलेंस शो करेगा और अगर यदि आपने ज्यादा विड्रॉ कर रखा है तो वो डेबिट बैलेंस शो करेगा या ओवरड्राफ्ट बैलेंस शो करेगा। अब प्रोसेस क्या रहता है रिकॉन्सिलिएशन का? तो नॉर्मली हम लोगों ने ये डिस्कस किया है कि जो बैंक की पासबुक है और जो कैश बुक है फर्म की, तो उन दोनों का जो बैलेंस है वो नॉर्मली टैली नहीं होता है। ठीक है, हेंस वी हैव टू फर्स्ट असरटेन द कॉजेज ऑफ डिफरेंस। सबसे पहले हम जो है फाइंड आउट करते हैं कि डिफरेंस के क्या कॉजेज रहे हैं एंड देन रिफ्लेक्ट देम इन ए स्टेटमेंट दैट इज कॉल्ड द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो जो जितने भी जो काज रहे हैं उस डिफरेंस के उसको फाइंड आउट करके हम इसको रिफ्लेक्ट करते हैं एक स्टेटमेंट में, जिसको हम जो है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बोलते हैं। यानी कि क्या मतलब हुआ कि जो भी कैश बुक और पासबुक में जो डिफरेंस होते हैं उस डिफरेंस जो है किस कारण से आया, उस कारण को हम जिस स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट करते हैं उसको हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बोलते हैं।
टू रिकंसाइल दिस टू बैलेंसेस, यानी कि ये जो दोनों बैलेंसेज हैं कैश बुक और पासबुक के जितने दोनों के जो बैलेंसेज हैं उनको रिकंसाइल या टैली करने के लिए हम जो स्टेटमेंट बनाते हैं उसको हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बोलते हैं। इन ऑर्डर टू प्रिपेयर ए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट वी नीड टू हैव ए बैंक बैलेंस एज पर द कैश बुक, यानी कि पहले हमें क्या चाहिएगा कि हमें कैश बुक के अकॉर्डिंगली हम बैंक के बैलेंस को हम फाइंड आउट करते हैं, एंड ए बैंक स्टेटमेंट ऑन द पर्टिकुलर डे। ठीक है, यानी कि जिस तारीख को आप उसको कैश बुक को मैच कर रहे हैं बैंक के स्टेटमेंट के साथ, तो उस डेट की हमें जो है बैंक की स्टेटमेंट या बैंक की पासबुक चाहिएगी। ठीक है, इफ द टू बैलेंसेस डिफर, अगर इन दोनों बैलेंस में डिफरेंस आता है, द एंट्रीज इन बोथ बुक आर कंपेयर्ड, यानी कि हम एंट्रीज को कंपेयर करेंगे, एंड द आइटम्स ऑन द अकाउंट विच द डिफरेंस हैज बीन अराइजन, यानी कि जिसके कारण से जो डिफरेंस है, यानी कि हम उन आइटम को फाइंड आउट करेंगे जिनके कारण डिफरेंस है, विद द रेलिवेंट अमाउंट, यानी कि हम उस अमाउंट को भी फाइंड आउट करेंगे नहीं किस एंट्री के कारण डिफरेंस है और कितने अमाउंट का डिफरेंस है, सो दैट द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में बी प्रिपेयर्ड, यानी कि जिसके बेसिस के ऊपर हम जो है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकें। यानी कि हम एंट्रीज फाइंड आउट करेंगे और अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एक तो एंट्री, दोनों में एंट्री जो है किस कारण से डिफरेंस आया, और उसके बाद जो है अमाउंट्स का डिफरेंस जो है आया, उसके बेसिस के ऊपर जो है हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। अब बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट आपका इस तरीके से रहता है। ठीक है, पर्टिकुलर्स आ जाता है यहाँ पे आपका अमाउंट आ जाता है, बैलेंस एज पर कैश बुक हम जनरली लेते हैं, इसमें हम ऐड करते हैं। ऐड क्या करेंगे, हम इसको बाकी डिटेल में भी आगे डिस्कस करेंगे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, हम उसको ऐड करेंगे। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी आगे आने वाले पॉइंट्स में। इसके बाद इनको ऐड करने के बाद हम लेस करते हैं। हम चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक चार्ज नॉट रिकॉर्डेड इन द बैंक इन द कैश बुक, एंड बैलेंस एज पर पासबुक। ये कुछ एक हमने वैसे ही एक बार स्टार्टिंग में ये इस तरह का एक फॉर्मेट हमने डिस्कस किया है। हम उन एंट्रीज के बेसिस के ऊपर इसको डिस्कस करते हैं। तो कुछ आइटम ऐड लेस करने के बाद जो है कैश बुक का बैलेंस जो है वो पासबुक के बैलेंस के साथ मैच हो जाता है। इसको हम 2 कॉलम में भी बना सकते हैं, मतलब बैलेंस एज पर कैश बुक हमने यहाँ पे लिखा, और जो ऐड करने वाली आइटम है वो हमने यहाँ पे कैश बुक में जहाँ से आपका कैश बुक का बैलेंस बढ़ना चाहिए वो हमने यहाँ पे ऐड कर दी, जहाँ पासबुक का बैलेंस जो है एडजस्ट करना चाहिए वो हमने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली जब हम इसका टोटलिंग करेंगे तो जो टोटल जो आएगा वो इन दोनों कॉलम्स का आपका बराबर आएगा। ये हम आगे आपके एग्जांपल से, इलस्ट्रेशन से हम इसको क्लियर कर लेंगे। अब जब हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जब हम प्रिपेयर करते हैं तो उसमें जो डिफरेंस आता है, जो कैश बुक और पासबुक में जो डिफरेंस आता है, उस डिफरेंस के 2 कारण हो सकते हैं। एक तो टाइमिंग डिफरेंस हो सकता है, टाइमिंग डिफरेंस फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन, यानी कि जो हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं उनके टाइमिंग में डिफरेंस के कारण भी डिफरेंस आ जाता है। और सेकंड आता है एरर मेड बाय द बिजनेस और बाय द बैंक, यानी कि कोई जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनकी एंट्री करने में बिजनेस के द्वारा या बैंक के द्वारा जो है वो कुछ डिफरेंस आ जाता है। तो ये कौन कौन से जो है डिफरेंसेस हैं, कौन कौन से कॉजेज हैं, तो इसको हम एक बार देख लेते हैं। कॉजेज ऑफ डिफरेंस, तो टाइमिंग डिफरेंस आ जाएगा आपका, और जो है आपके डिफरेंस कॉज बाय द एरर। तो ये जो है 7 कॉजेज हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं टाइमिंग डिफरेंस के, और 2 कॉजेज हमने डिस्कस किए हैं डिफरेंस कॉजेज बाय एरर। तो इन सारे के सारे जो है कॉजेज को हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। तो टाइमिंग डिफरेंस में सबसे पहला आता है आपका चेक इशूड बाय द बैंक बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड बाय द बैंक बट नॉट येट टू बी प्रेजेंटेड, इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन ए चेक आर इशूड बाय द फर्म टू द सप्लायर और द क्रेडिटर ऑफ द फर्म, यानी कि इसका मतलब क्या है कि जब आपने कोई चेक जो है किसी सप्लायर को या फर्म को इशू कर दिया, लेकिन आपने उस टाइम क्या किया, जब आपने इशू किया आपने तो उसको बैंक के क्रेडिट कॉलम में दिखा दिया, कैश बुक के क्रेडिट कॉलम में आपने इसको शो कर दिया बैंक कॉलम में, लेकिन वो चेक जो है बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ उसी दिन, तो जिसके कारण आपके जो है वो टैली नहीं करेगा अकाउंट। तो इसलिए ये जो है एक डिफरेंस रहता है टाइमिंग डिफरेंस। मान लीजिए एक फर्म है, उसने 10,000 रुपये का चेक जो है वो सप्लायर को इशू कर दिया, तो उसने क्या किया, उसने मान लीजिए 1 वीक तक वो जमा नहीं करवाया, और उससे पहले आप जो कैश बुक और बैंक का जो है मैचिंग करते हैं, तो इधर 10,000 रुपीज़ का डिफरेंस आपको शो करेगा, क्योंकि आपने जो है कैश बुक में इन 10,000 रुपीज़ को लेस कर दिया और बैंक में ये लेस हुई नहीं,
तो बैंक का बैलेंस जो है वो आपका एक्सेस मिलेगा 10,000 रुपीज से। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको एडजस्ट करेंगे। सेकेंड जो डिफरेंस रहता है, चेक पेड इनटू द बैंक बट नॉट कलेक्टेड। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको किसी डेटर से या कस्टमर से जो है वो चेक रिसीव हुआ और आपने जो है वो बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो डिपॉजिट करने के साथ तो क्या हुआ, आपने कैश बुक की डेबिट साइड में उसको एंटर कर दिया, क्योंकि जब आपने कोई भी चेक जो है बैंक में जमा करवाया तो आपने कैश बुक की डेबिट साइड में एंटर कर दिया, तो आपका बैंक बैलेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन बैंक ने उसको कलेक्शन के लिए भेजा, मान लीजिए बैंक ने कलेक्शन के लिए भेजा तो उसमें 5-7 दिन का टाइम लग गया, मान लीजिए उस कलेक्शन में 5 to 7 डेज का टाइम लग गया। तो इन बिटवीन आप जो है कैश बुक और पासबुक का मैचिंग कर रहे हैं, तो आपका जो कैश बुक में जो है बैंक का बैलेंस 10,000 रुपीज, मान लीजिए 10,000 रुपीज का चेक था ये, तो 10,000 रुपीज से जो है वो ज़्यादा शो करेगा और बैंक में जो है वो इसका बैलेंस कम शो करेगा। तो इसके कारण भी जो है ये डिफरेंस रह जाता है। थर्ड जो है, डायरेक्ट डेबिट मेड बाय द बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर। कई बार क्या होता है कि बैंक जो है कुछ एक अमाउंट जो है वो कस्टमर के अकाउंट से चार्ज कर लेता है, जैसे मान लीजिए चेक कलेक्शन चार्जेस है, इंसिडेंशियल चार्जेस हैं, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है, अनपेड चेक डिडक्टेड बाय द बैंक्स हैं, इसके बाद स्टॉप एंड बाउंस के जो चार्जेस हैं, तो ये वाले चार्जेस जो है बैंक डिडक्ट कर लेता है, तो बैंक के अकाउंट में से जो ये जो है अमाउंट डेबिट हो जाती है। ठीक है ना, लेकिन आपके जो कैश बुक है उसमें ये अमाउंट जो है वो एंटर नहीं हो पाती, तो जिसके कारण जो है कैश बुक में जो है बैंक का बैलेंस ज़्यादा शो करता है। तो ये भी जो है टाइमिंग डिफरेंस है कि बैंक अकाउंट में बैंक जो है वो आपसे कुछ अमाउंट डेबिट कर लेता है। इसके अलावा जो है अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट। कई बार क्या होता है, आपका कस्टमर जो है आपके अकाउंट में सीधे जो है अमाउंट डिपॉजिट करवा देता है और आपको जो है इसकी इन्फॉर्मेशन एक कुछ टाइम के बाद पता लगती है, बाद में पता लगती है। ठीक है, जब आपको कस्टमर बताता है तो इन बिटवीन अगर यदि आप उस टाइम के ड्यूरिंग में अगर यदि कैश बुक और पासबुक का मैचिंग करते हैं तो वो अमाउंट मैच नहीं हो पाती। तो ये भी जो है टाइमिंग डिफरेंस रहता है, इसके कारण भी जो आपकी कैश बुक और पासबुक नहीं मैच कर पाती। इसके बाद आता है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। मान लीजिए बैंक जो है आपका कोई इंटरेस्ट कलेक्ट करता है या इंटरेस्ट डिपॉजिट करता है आपके अकाउंट में, या कोई डिविडेंड की अमाउंट है आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं डायरेक्टली बैंक अकाउंट में, तो वहाँ पर आपका बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन आपकी कैश बुक में वो अमाउंट शो नहीं करेगी, तो यहाँ पर आपका बैलेंस जो है कम रहेगा, तो यहाँ पर जो है डिफरेंस आ जाएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो इसके डिफरेंस का कारण रहता है, डायरेक्टली पेमेंट मेड बाय बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर। कई बार आप कुछ जो सर्विसेज वगैरह एक्टिव कर देते हैं, जैसे आपके टेलीफोन बिल है या इंश्योरेंस प्रीमियम है या रेंट है या टैक्सेस हैं, वो ऑटोमेटिकली आपके बैंक से विड्रॉ हो जाए, यानी कि टाइमली जो है ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाए। तो इसके कारण क्या होता है कि जब आपकी पेमेंट तो जो है बैंक कर देता है थर्ड पार्टीज को, लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल पाती है या डिले आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो बैंक जब पैसा इसको डिडक्ट करता है तो आपका बैंक का बैलेंस जो है कम हो जाता है, लेकिन वो अमाउंट जो है आपकी कैश बुक में आपकी वो नहीं शो करती, तो इसलिए कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा शो करता है, तो इस कारण से भी आपका डिफरेंस रह जाता है। इसके बाद जो है चेक डिपॉजिटेड एंड बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड, यानी कि जो आपने चेक या बिल जो है बैंक में जमा करवाया था वो डिसऑनर हो जाते हैं। तो जब आप चेक या जो बिल है बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे तो आप अपने बैंक के चेक कैश बुक में बैंक के बैलेंस को इंक्रीज कर देंगे, लेकिन जब बैंक ने भी उस अमाउंट को आपके अकाउंट में डाल दिया, लेकिन जब वो बैंक जो है एक पर्टिकुलर डेट को उसको चेक को डिपॉजिट करवाएगा उस कस्टमर के पास या बिल को डिस्काउंट करवाएगा, बिल को जो है आपका क्लियर करवाएगा, तो वो डिसऑनर्ड हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में बैंक तो आपके अकाउंट को रिड्यूस कर देगा, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली उस टाइम अवेलेबल नहीं हो पाती है, तो उसके कारण क्या है कि इन दोनों में जो है डिफरेंस आ जाएगा। तो ये भी एक कारण है कि आपका जो है कैश बुक और जो है पासबुक मैच नहीं कर पाती है। तो ये तो जो है टाइमिंग डिफरेंसेस थे। इसके बाद जो डिफरेंसेस कॉज्ड बाय एरर जो है दोनों के एंड से हो सकती है। मान लीजिए एरर फर्म के एंड से हो सकती है, यानी कि फर्म जब एंट्री करता है या तो कोई एंट्री को जो है वो भूल जाता है या उसमें गलत अमाउंट जो है रिकॉर्ड कर देता है, चेक इशू करने में अमाउंट या राइट डाउन करने में अमाउंट जो है एंटर्ड करने में, चेक डिपॉजिट्स करने में, टाइमिंग वगैरह जो है टोटलिंग में गलती कर देता है, तो इसके कारण भी आपकी ये चीज़ मैच नहीं कर पाती है। सेम इसी तरीके से जो है बैंक के एंड से भी ये जो है वो गलती हो सकती है, चेक के अमाउंट्स में भी या रॉन्ग टोटलिंग साइड्स में भी, तो ये वाली सारी एंट्रीज जो है बैंक एंड से भी हो सकती है, तो जिसके कारण जो है वो चेक बुक में और कैश बुक में और जो है आपके पासबुक में डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतने डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसको विद एग्जांपल विद इलस्ट्रेशन हम डिस्कस करेंगे।
तो आपको वीडियो से मेरे ख्याल से बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो कैसी लगी आप वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।